ओके, रिकॉर्डिंग पण स्टार्ट झाली आहे. तर आपण आता स्टार्ट करूया. तर फर्स्ट आपली हे आहे लीगल मैगजीन है हमारी फर्स्ट अब इनिशियो. तो अब इनिशियो का मीनिंग क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग. अब इनिशियो बिगिनिंग एकदम सिंपल है मीनिंग. तो इसका क्या है देखिए, जैसे कि अब ये हम पढ़ते कि इफ if a contract is found to be fraudulent, it is considered void ab initio, meaning it was never legally valid from the start. मतलब क्या है कि अगर कोई एक एग्जाम्पल के इसमें उन्होंने दिया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो फ्रॉड फ्रॉड ये है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो फ्रॉड है, तो वो क्या होगा? वो वॉइड होगा. और कहाँ से कब से वॉइड होगा? तो वो उस जो स्टार्टिंग होती है उसको बोलते हैं अब इनिशियो. अब इनिशियो यानी क्या? फ्रॉम द बिगिनिंग. तो ये एकदम इजी और शॉर्ट मैगजीम है. आपको जो जो मैं समझा रही हूँ अगर समझ नहीं आए तो आप रिपीट मतलब स्टॉप करके पूछ सकते हो. बस चैट बॉक्स में मत डालना क्योंकि मेरे पास चैट बॉक्स ओपन नहीं है. तो माइक ऑन करके बस बता देना मुझे कि नहीं समझ आया. तो सेकंड मैगजीम है हमारी एक्शनेबल पर से. तो उसका मीनिंग है द एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड. मतलब क्या कि कुछ एक्ट ऐसे होते हैं कि जो पनिशेबल ही होते हैं, मतलब उसके उसके फैक्ट ऐसे सामने होते हैं, इसके लिए कोई हमें ये नहीं लगता कि प्रूफ नहीं लगता, और उसके लिए जो वो एक्ट किया गया है उसके लिए उस इंसान को डैमेजेस देना कंपलसरी होता है, और उसको बोलते हैं एक्शनेबल पर से. इसका एग्जाम्पल ये है कि डिफेमेशन. डिफेमेशन इन दी फॉर्म ऑफ लाइबल. लाइबल यानी मैंने बोला था कि एक लाइबल और एक स्लैंडर, तो ऐसे दो एक फॉर्म होते हैं. तो इसमें लाइबल का मीनिंग क्या है? रिटर्न फॉल्स स्टेटमेंट इज द एक्शनेबल पर से. द विक्टिम डजंट नीड टू प्रूव एनी एक्चुअल हार्म टू क्लेम डैमेजेस. देखिए, एक्शनेबल पर से यानी क्या कि वो एक्ट पनिशेबल ही है. अगर किसी ने आपके खिलाफ पेपर में कुछ लिखा है कि ये ए नामक व्यक्ति है जो रोज रात को जाके शराब पीता है और मोहल्ले में ये करता है, मोहल्ले वालों को परेशान करता है, तो ये आपके बारे में रिटर्न हुआ है जो पेपर में छप चुकी है. तो इसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये छपा हुआ है. तो इसको बोलेंगे हम एक्शनेबल पर से. द एक्ट इज पनिशेबल. तो ये एक्ट पनिशेबल है क्योंकि अगर ये झूठ हुआ तो ये पनिशेबल है, और इसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए, और सामने वाले को डैमेजेस देना रिक्वायर्ड है. तो इसको बोलेंगे एक्शनेबल पर से. दूसरा है एक्टियो पर्सोनालिस मॉरिटर कम पर्सोना. तो एक्टिव पर्सोनालिस मॉरिटर कम पर्सोना. अब इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये सारे लैटिन मैगजीन मतलब लैटिन से लिए हुए हैं. तो अगर वो अपने आप अपने अपने हिसाब से उसको प्रोनाउंस करो. तो बस समझो, बस मीनिंग समझो कि इसका क्या है. कि इसका मीनिंग क्या है? अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विथ द पर्सन. और मतलब क्या है कि समझिए कि मैंने केस की किसी के ऊपर. मैंने नहीं, किसी ए नामक व्यक्ति ने एक केस की. हाँ, कि इसने मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगाया. ए ने बी पे ये केस की, और इस केस के मतलब ड्यूरिंग जब ये केस डिसाइड हो रही हो तो उस दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई जिसने केस की थी. तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि वो केस वहां पे एंड हो जाता है क्योंकि वो पर्सन वहां पे मर जाता है. तो इसका एग्जाम्पल वही दिया. इफ अ पर्सन फाइल अ डिफेमेशन लॉ सूट बट पास अवे बिफोर द केस कंक्लूड्स, द लॉ सूट कैन नॉट कंटिन्यू एज द राइट टू पर्सनल रेपुटेशन डज नॉट ट्रांसफर. मतलब क्या है कि जो राइट है पर्सनल रेपुटेशन वाला वो ट्रांसफर नहीं होता. पर ये बस पर्सनल मतलब ये किसका है? अब यहाँ पे वर्ड, इस वर्ड पे गौर करो आप लोग. एक मिनट बस, मुझे ड्रॉ वाला ये इस पे आप पर्सोनालिस. पर्सोनालिस यानी क्या? पर्सनल राइट वाले ट्रांसफर नहीं होते.
बाकी वाले ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी का हो, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई विवाद चल रहा हो और मैं मर गई, मतलब मेरी प्रॉपर्टी और मैं मर गई, पर मेरी प्रॉपर्टी के अगर जो मेरे ये होंगे, मैंने जिसको हेयर बनाया होगा, तो फिर वो मेरे बिहाफ़ पे केस लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेरा पर्सनल राइट हो, जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो वो राइट जो भी व्यक्ति है, उसके मर जाने के बाद वो राइट भी खत्म हो जाता है। तो ये क्या है? एक्टो पर्सोनालिस मॉरिटर कम पर्सोना, मतलब अ पर्सनल राइट ऑफ अ एक्शन डाइज़ विद द पर्सन, उस पर्सन के साथ वो एक्ट भी खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक्टोरी इनक्यूबिट ऑनस प्रोबेंडी, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ना इसका मीनिंग समझ लीजिए, ये वर्ड है ना जो ऑनस प्रोबेंडी, ये आपको बहुत से मैगजीन में कॉमन दिखेगा। तो ऑनस यानी क्या है? ऑन दी। एंड प्रोबेंडी यानी क्या है? प्रोबेंडी मीन्स प्लेंटिफ। प्लेंटिफ यानी कौन? एक दो होते हैं, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ यानी केस करने वाला, डिफेंडेंट यानी कौन? जो खुद को डिफेंड करेगा, जिसके ऊपर केस हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफेंडेंट। तो अगर प्लेंटिफ ने केस की किसी के ऊपर, तो उसके ऊपर बर्डन होगा कि वो प्रूव करे। जैसे कि अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, और जैसे इन अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट केस द पार्टी अलाइजिंग द ब्रीच मस्ट प्रूव द एविडेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज वायलेटेड। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसका ब्रीच हुआ है, और जिस पार्टी ने ये किया है कि केस किया है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसके रूल फॉलो नहीं किए गए और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा राइट वायलेट हुआ है, तो ये जो बोलेगा तो उसको ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि सच में उसका राइट वायलेट हुआ है। तो उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वो रहता है प्लेंटिफ के ऊपर। तो अगर आपको ये मैगजीन आए कि एक्टियो इंक्यूबिट ऑनस प्रोबेंडी, तो उसका मीनिंग है द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। मैं अभी मैं आशा करती हूँ कि सबको सब दिखाई दे रहा हो। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही या स्क्रीन नहीं दिख रही तो मुझे। और स्क्रीन भी मतलब ऐसे एक जगह रही तो। ओके, आगे जाते हैं हम मैगजीन 5 के ऊपर। तो 5 का है एक्टस रेसस, एक्टस रियस नॉन फैसिट रेनम नेसी मेन सिट रिया। अब ये आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि कुछ ऐसा कुछ बड़ा बोल रही हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। बस आप वो एक बार वो ये समझ लो, वर्ड यानी क्या है, एक्टस यानी क्या होगा? एक्ट होगा। रेनस नॉन फैसिट रेनम नेंसी मेंसिटरिया। तो इसका मीनिंग है कि कन्विक्शन ऑफ अ क्राइम रिक्वायर प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट एंड इंटेंट। मतलब क्या है कि अगर कोई क्राइम हुआ तो उस क्राइम का प्रूफ होना चाहिए, और दूसरी बात कि वो करते वक्त इंटेंट होना चाहिए। इंटेंट है क्या? मेंस रिया होना चाहिए। मेंस रिया यानी क्या कि अगर मैं अगर ए बी को मार रहा है, पर अगर वो सेल्फ डिफेंस में उसको मार रहा है, मतलब बी बी ने ए के ऊपर जानलेवा हमला किया, और बी ए खुद को बचाना चाह रहा है, इसलिए वो अगर बी को मार रहा है, तो इसमें क्या है? उसका मेन सिरिया नहीं है कि उसका कोई क्रिमिनल एक्ट करने का इंटेंशन नहीं है। अगर इंटेंशन होता तो वहां पे वो क्रिमिनल एक्ट होगा। तो इस पे वही बोला है कि क्रिमिनल क्राइम रिक्वायर अ प्रूफ ऑफ क्रिमिनल एक्ट, कि अगर कोई क्राइम है, ये प्रूव करने के लिए क्रिमिनल एक्ट और इंटेंट होना चाहिए कि उस व्यक्ति की यही
इच्छा होनी चाहिए कि वो उसको मार रहा है, उसको वो मारना चाहता है इसीलिए वो उसको मार रहा है। तो इंटेंट को बोलते हैं हम, इंटेंशन होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी एडहॉक, अभी आप आओगे ना तो एडहॉक ये एक वर्ड बहुत कॉमन है आपको। एडहॉक तो आपने सुना भी होगा, एडहॉक कोर्ट होते हैं, एडहॉक कमिटीज होती है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि फॉर द पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड, मतलब क्या है कि एक एडहॉक है ना, एक स्पेशल कुछ कमिटी वगैरह होती है या फिर कुछ ऐसा फाउंड किया जाता है। एडहॉक जजेस भी होते हैं कि अगर समझे कि एक हाई कोर्ट में कुछ जजेस कम पड़ रहे हैं और अचानक से कुछ अपॉइंट नहीं किए जा सकते, तो क्या करते हैं हाई कोर्ट वाले की कुछ कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक अच्छे जज है जिनकी हाई कोर्ट जज बनने की ये है, मतलब उनके पास क्वालिटी है, तो उनको वो एडिशनल एडहॉक जज करके अपॉइंट कर देते हैं। और वो बस कुछ मतलब वो पीरियड के लिए वो एडहॉक होते हैं। तो ऐसे ही जज होते हैं एडहॉक, एडहॉक कमिटीज होती है, एडहॉक कोर्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं एडहॉक। एंड वाज फॉर्म जैसे कि अ स्पेशल एडहॉक कमिटी वाज फॉर्मेड टू इन्वेस्टिगेट अ सडन करप्ट स्कैंडल इन द गवर्नमेंट। मतलब अगर कुछ ऐसी अचानक से ज़रूरत पड़े और उस वक्त वो हमारे पास नहीं हो, तो वो एडहॉक किए जाते हैं। मतलब क्या, उस पर्टिकुलर उस केस के लिए और उस मैटर के लिए वो तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं एडहॉक। बाद में है अलीबी। अलीबी यानी क्या, एट अनदर प्लेस और एल्सवेयर। अलीबी का सीधा सीधा मीनिंग है कि एट अनदर प्लेस और एल्सवेयर। तो इसका अब हम ये देखते हैं कि क्या है कि ड्यूरिंग द मर्डर ट्रायल द डिफेंडेंट प्रोवाइडेड सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइडिंग ही वॉज एट द रेस्टोरेंट एट द टाइम ऑफ क्राइम इस्टेब्लिशिंग हिज अलीबी। समझ आया आपको कि क्या है कि एक मर्डर ट्रायल के वक्त डिफेंडेंट यानी कौन, जिसके ऊपर ये लगा है आरोप लगा है कि उसने मर्डर किया है, तो वो सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करता है। और उस सीसीटीवी फुटेज में क्या होता है, दैट ही वाज एट द रेस्टोरेंट एट द टाइम ऑफ क्राइम, ही वाज नॉट देयर, मतलब वो वहां पे नहीं था जहाँ पे मर्डर हुआ। तो इसको बोलते हैं अली। अब हम बोलते हैं कि अमिकस क्यूरे, a friend of the court or a member of the bar appointed to assist court। अमिकस क्यूरे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब आपको ये यूज भी होगी। और जो हम बोलते हैं ना कि टॉप 50 में भी हम अगर 25 ये करें कि टॉप 25 की और टॉप 10 की, तो उसमें अमिकस क्यूरे एक इम्पॉर्टेंट आएगी। तो अमिकस क्यूरे यानी क्या, उसका मीनिंग है कि अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। मतलब जैसे कि अगर कोई देखिए जज होते हैं, जज अलग अलग तरह की केसेस आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना हर एक को हर एक फील्ड का नॉलेज हो। तो इस वक्त क्या, उस वक्त क्या किया जाता है कि किसी दूसरे जो मतलब कोई लॉयर हो उस फील्ड में, एक्सपर्ट हो जिस फील्ड में उस जज का नॉलेज नहीं है, तो उसको एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट लिया जाता है, यानी क्या एमिकस क्यूरे लिया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल है कि in high profile environmental case an NGO acted amicus curiae to provide expert opinion on a climate change laws। समझ आया आपको कि कोई हाई केस होती है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो इन्वायरमेंट काम करता है एनजीओ, तो उसको क्या किया है, उन्होंने एमिकस क्यूरे लिया है टू प्रोवाइड एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि वो एनजीओ समझे क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम ही कर रहा है, तो उसको ज़्यादा पता होगा उसके बारे में। तो उसको एज अ एमिकस क्यूरे लिया, यानी क्या लिया, कोर्ट को असिस्ट करने के लिए या फिर कोर्ट को उसमें हेल्प करने के लिए एज अ फ्रेंड की तौर पे लिया, तो उसको बोलेंगे हम एमिकस क्यूरे क्यूरे। उसके बाद में हम देखते हैं कि एंटी लेटम मॉटम। तो उसके इसका मीनिंग है कि बिफोर अ सूट और कंट्रोवर्सी अराइज। मतलब क्या है कि जो भी सूट, सूट यानी केस, सॉरी, सूट यानी केस, बिफोर मतलब वो क्या, वो अराइज होने से पहले, और या फिर कोई भी कंट्रोवर्सी है
अराइज होने से पहले, अराइज यानी क्या कि वो उत्पन्न होने से पहले। किसी का माइक ऑन है तो वो प्लीज ऑफ कर लेना आप। उसके बाद उसका मीनिंग देखते हैं हम एंटेलेटम मोटम का, कि कोई भी कंट्रोवर्सी और कोई भी जो सूट है वो अराइज होने से पहले। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि अ कंपनी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस पॉलिसीज एंटीलेटम मॉटम टू अवॉइड पोटेंशियल लॉ सूट्स रिलेटेड एम्प्लॉय डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या है कि कंपनी ने पहले ही एकदम स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस पॉलिसीज रखी है। क्यों? क्योंकि वो कोई मतलब बाद में अगर कुछ हो, किसी भी एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, कुछ भी हो, तो वो कंपनी बोल सकती है कि ये वो, तब ये मैगजीन यूज हो सकता है एंटीलेटम मॉटम, कि हमने पहले से ही ये किया था। ये जो कंट्रोवर्सी हुए उसके पहले से ही हमारे रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो ये इसका मीनिंग है। बाद में हम देखते हैं कि एसेंटियो मेंटियम मेंटम एसेंटियो मेंटियम the meeting of minds mutual assentio mentum, the meeting of the minds mutual assent। तो इसका मीनिंग है कि मतलब अब ये एग्जांपल देखो आपकी क्या है, एसेंटियो, हाँ, और मेंटम यानी माइंड्स, और म्यूचुअल एसेंट, वहाँ पे आगे वर्ड उसकी मीनिंग है ये। तो a valid contract require assentimentum, meaning both parties must agree on the term without coercion। मतलब क्या है कि उनका जो कंसेंट होगा, किसी भी कोई भी पार्टीज हो, दो पार्टीज हो जिनमें कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो उनमें अगर कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है तो वो भी टर्म जो होगी कॉन्ट्रैक्ट की उस पर दोनों पार्टीज एग्री होने चाहिए, उन दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, और उसमें कोई भी कोएर्जन नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, एसेंटियो मेंटम, द मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ म्यूचुअल एसेंट। तो उसके बाद में हम देखते हैं ऑडी अल्ट्रम, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने एमिकस क्यूरे बोला था उसी तरह ये इम्पॉर्टेंट है। आप अगर नोटबुक लेके बैठे हो तो बहुत अच्छा है, मैं जो अगर बाद में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ तो आप जल्दी से वो अपनी नोटबुक में ये कर लो, लिख के ले लो। और विदाउट नोटबुक कोई भी मतलब लेक्चर के लिए मत बैठो। तो ऑडी अल्ट्रम पैटर्न, तो उसका मीनिंग है कि नो मैन शाल बी कंडेम्ड अनहियर्ड। क्या मीनिंग है कि नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहियर्ड। तो इस क्या है, हम एक एग्जाम्पल के इस पे देखते हैं कि अगर किसी को कोई सजा हुई हो, कि किसी को चोरी के किसी को उसने चोरी की इसलिए ये किया हो, अरेस्ट किया हो, तो देखिए कि जज जब तक उसको सुन नहीं लेता कि सच में उसने चोरी की है या नहीं की है, वो उसको बताने का राइट है। और वो सुने बिना कोई भी किसी को मतलब किसी को कोई भी सजा नहीं सुना सकते। तो देखते हैं कि बिफोर एक्सपेलिंग अ स्टूडेंट ऑफ अ मिसकंडक्ट, the school allow him to present his defense following the principle of ऑडी अल्ट्रम पैटर्न। मतलब किसी को भी कोई सजा सुनाने से पहले उसको उसको अपना डिफेंस प्रोवाइड करने का राइट है, तो उसको हम बोलेंगे ऑडी अल्ट्रम पैटर्न। बाद में आते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है, बोनाफाइडी। तो इसमें है कि इन अ गुड फेथ, सिंपल है मीनिंग। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि द सेलर मिस्टेकनली सोल्ड अ स्टोलन कार but was not held liable because he had acted in bona fide unaware of the theft। मतलब क्या है कि कोई सेलर है, उसने क्या किया है कि उसने गलती से जो चोरी की हुई गाड़ी है वो किसी को बेच दी, पर उसका इंटेंशन नहीं था, उसने वो गुड फेथ में किया था। तो इसके लिए वो लाइबल नहीं किया जाएगा, उसको कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या आता है, प्रिंसिपल आता है, बोनाफिडे का प्रिंसिपल आता है।
वो क्या डिफेंस लेगा? आय वॉज एक्टेड इन बोनाफिडे, मतलब मैंने जो ऍक्ट किया वो मैंने गुड फेथ में किया. जर मराठी लोकांना समजत नसेल हिंदीमध्ये, म्हणजे अपेक्षा आहे की समजत असेल, मी हिंदी पण केवढं डिफिकल्ट यूज नाही करत आहे, तर तुम्ही सांगू शकता किंवा मध्येच विचारू शकता. सो अभी हमने बोनाफिडे, मैं सगळ्यांनी नीट लक्ष देऊन ऐका, मी नंतर तुम्हाला विचारणार आहे की सो उसके बाद में हम देखते हैं कि बोना वैकेंटिया. तो बोना वैकेंटिया का मीनिंग क्या है? गुड्स विदाउट एन ओनर. गुड्स यानी क्या? चीजें. तो विदाउट ओनर, विदाउट ओनर यानी क्या? उसका जिसका कोई भी मालिक नहीं है, लावारिस, उनको बोलते हैं गुड्स विदाउट एन ओनर. तो एग्जाम्पल क्या है? अ वैकेंट हाउस, मतलब क्या? एक खाली घर, विदाउट नो लीगल हेयर्स, मतलब जिसके कोई भी वारिस नहीं है, वॉज डिक्लेयर अ बोना वैकेंटिया. उसको क्या डिक्लेयर किया जाएगा? बोना वैकेंटिया. एंड टेकन ओवर बाय अ गवर्नमेंट. और उसका उसको किसके, मतलब उसको क्या करेगी? गवर्नमेंट उसको ले लेगी. जिसका कोई भी वारिस नहीं है, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को ये होती है, हैंड ओवर की जाती है. बाद में बोनी जुडिसिस ईस्ट एम्प्लियर जुरी जुरिस्डिक्शने डिक्शनेमम. ये थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए, वैसे आप देख लीजिए कि अपने अपने हिसाब से. तो उसका मीनिंग क्या है? बोनी जुडिसिस ईस्ट एम्प्लियर jurisdiction. It is a part of a good judge to enlarge their jurisdiction. मतलब क्या है? कि वो जो जज है, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे लिबरली, मतलब जो भी वो डिसीजन देगा, जुरिस्डिक्शन देगा, तो वो उसका ये है कि वो लिबरल होके वो जजमेंट दे. In a landmark ruling, the judge extended a legal protection to the digital privacy, showing the principle of uh, boni judicis east amplifier jurisdiction. मतलब एक डिजिटल प्राइवेसी के केस में उसने अगर लीगल प्रोटेक्शन दिया, तो वो उसने कुछ सोच समझ के दिया होगा. और उसको कौन सा प्रिंसिपल ये करता है कि बोनी जुडिसिस ईस्ट एम्प्लियर. इसके बाद में हम देखते हैं टर्म कैविट. कैविट का सिंपल मीनिंग है बी अवेयर. अब ये यहाँ पे नहीं लिखा गया है, डिफिकल्ट भी है इससे लिखना. जाने दीजिए, आप अपनी डायरी में खुद ही लिख लीजिए बी अवेयर. ये बहुत गंदा दिख रहा है. तो कैविट के यानी क्या है? अ कॉशन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट टू इंडिकेट दैट दे आर नॉट टू एक्ट इन अ मैटर विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस टू द कैविटर. मतलब क्या है कि अगर किसी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुई है और उसको उसकी मतलब नोटिस ही नहीं मिली, कैविटर यानी जिसके खिलाफ हुई है, तो उसको वो अवेयर होना चाहिए. मतलब क्या कि अगर आप किसी के ऊपर कोई केस कर रहे हो, तो उससे उसके पहले उसको जिस बात पे आप केस कर रहे हो उसका फैक्ट तो उसको मालूम होना चाहिए. वो उस फैक्ट के बारे में अवेयर होना चाहिए. तो कैविट का सिंपल मीनिंग है बी अवेयर. द लीगल here filed a caveat in a court to prevent the property from being transferred without his knowledge. मतलब क्या है कि एक इंसान ने पहले ही ये कर दिया है, कैवेट इन अ कोर्ट. उसने कोर्ट में एक समझिए कि कुछ कोर्ट का डॉक्यूमेंट बना लिया है कि उसके नॉलेज के बिना, मतलब उसको जब तक पता नहीं है कि तब तक उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी. और अगर हुई तो उसको उसका नॉलेज होना चाहिए, यानी कि उसको वो नोटिस जानी चाहिए और वो जो भी है वो इन्फो उसको मिलनी चाहिए. इसके बाद में हम देखते हैं कैवेट एक्टर. एक्टर का मीनिंग क्या है? लेट द डूअर बी अवेयर. एक्टर यानी कौन? जो कैवेट कर रहा है. कैवेट एक्टर यानी क्या है? लेट द डूअर बी अवेयर. जो भी वो कर रहा है
उसको वो अवेयर होना चाहिए। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम कि अ बिजनेसमैन हु नोइंगली वायलेट टैक्स लॉज कैनॉट लेटर क्लेम इग्नोरेंस एज अ कैवेट एक्टर अप्लाइज। मतलब क्या है कि एक कोई बिजनेसमैन है और वो टैक्स लॉ है, मतलब वो क्या कर रहा है कि नोइंगली टैक्स ही नहीं पे कर रहा है, और फिर वो बाद में ये बोल रहा है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं थे कि टैक्स के ये रूल थे, मेरा इतना इतना पेमेंट है तो मुझे इतना इतना टैक्स देना पड़ता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पर वो ऐसा नहीं बोल सकता। इसमें मतलब ये क्या किया है, इग्नोरेंस। इसमें कौन से इग्नोरेंस है, एज ए कैवेट एक्टर, मतलब ये अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे कैवेट एक्टर का। एक इम्पॉर्टेंट आप सभी को बता देती हूँ, सभी याद रखना कि मुझे लॉ मालूम नहीं था इस वजह से मैंने वो लॉ तोड़ा, तो ये कभी भी डिफेंस नहीं हो सकता। जैसे कि आप किसी दूसरे किसी समझे आप किसी कंट्री में घूमने चले गए और आपको पता ही नहीं था कि वहाँ पे जैसे कि आपको पता ही नहीं था कि वहाँ पे कचरा डालना एक गुनाह है, और आपने कुछ खाया और आपने कचरा डाल दिया और आपको वहाँ पे ये कर दिया, अरेस्ट कर दिया, तो और आपसे फाइन ले लिया। और फिर आप तो ये नहीं आप बोल सकते अरे मैं तो इस कंट्री में नया हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे कचरा डालना मना है, इस वजह से मैंने वो किया। तो ये डिफेंस आप नहीं ले सकते, आपको वो लॉस पता होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल है लॉ का, ये प्रिंसिपल इसलिए किया है क्योंकि ऐसा तो हर कोई डिफेंस लेगा, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि खून करना क्राइम है, इसलिए मैंने खून कर दिया। तो इस वजह से ये प्रिंसिपल लाया गया है। दूसरा आता है कैवेट इम्पोर्टर। अभी हमने कैवेट के सारे प्रकार मतलब हम देख रहे हैं एक 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 एक, जैसे कि कैवेट एक्टर देख लिया, एक्टर यानी डूअर। अब हम देखेंगे कि कैवेट इम्पोर्टर। इम्पोर्टर का क्या है, एम्प्टर, कैवेट एम्प्टर, इसका मीनिंग क्या है, लेट द बायर बी अवेयर। एम्प्टर यानी क्या है, बायर। तो बायर का क्या है, अ कस्टमर हु बाइज अ यूज्ड कार विदाउट इंस्पेक्टिंग इट प्रॉपरली कैनॉट डिमांड अ रिफंड फॉर द डिफेक्ट्स लेटर एज पर कैवेट एम्प्टर। मतलब अगर आप कोई चीज़ ये कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप कोई चीज़ ये कर रहे हो, खरीद रहे हो, हाँ, तो फिर आप वो खरीदने के बाद ये नहीं बोल सकते, मतलब आपको आपके पास सब था, राइट था कि आप वो, मतलब आप किसी को आप सामने वाले ने आपको फ्रॉड करके वो चीज़ नहीं बेची है। जैसे कि समझे कि मैं ये बॉटल खरीद रही थी, हाँ, और मतलब दिख रही है क्या, नहीं दिख रही तो भी आप इमेजिन कर लो कि मैं एक बॉटल खरीद रही थी और मेरे पास सब था कि राइट था कि मैं बॉटल खोल के देखूँ कि उसमें कोई छेद नहीं है या फिर उसमें कोई पानी लीक नहीं हो रहा है। उन्होंने सब मेरे साथ ये किया है कि आप देख लो, अगर आपको सही लगे तो फिर आप खरीद लेना। तो फिर मैंने खरीद ली, मैंने बोला कि ये इतना सब बता रहे हैं तो क्या देखने की ज़रूरत है, और मैंने खरीद ली वो बॉटल। मेरे पास एक्सेस था कि देखने का, परखने का, फिर भी मैंने वो कुछ नहीं किया और खरीद लिए बॉटल। तो फिर बाद में मैं उनको जाके वो कैवेट इम्पोर्टर का ये नहीं ले सकती, मतलब एज अ कैवेट इम्पोर्टर मैं अवेयर होनी, मतलब ये मेरा ये था, जिम्मेदारी थी कि मैं वो देखूँ और परखूँ, फिर वो बाद में चीज़ लूँ। तो वहाँ पे ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल दिया है कि अगर किसी ने कोई कार विदाउट इंस्पेक्टिंग मतलब बिना जांचे ले ली। अभी तो ईयरफोन, शायद ईयरफोन की चार्जिंग खत्म हो रही है, देखते। मे बी चार्जर आएगा तुझा। तो हाँ, कैविटी, सॉरी। तो इसमें क्या है कि फिर वो कस्टमर बाद में कंप्लेंट नहीं कर सकता कि अरे ये तो खराब कार है और मैंने देखा ही नहीं था और मैंने ये बाय कर ली। इसके बाद हम आते हैं कैवेट वेंडिटर के इसमें। तो वेंडिटर का क्या है, लेट द सेलर बी अवेयर। वेंडिटर यानी कौन, सेलर जो सेल कर रहा है। इम्पोर्टर यानी कौन, बायर। बायर यानी जो खरीद रहा है। हौदी ही नाही चार्जर बसत त्याला, सी लागेल, मे बी डिस्कनेक्टच करावे लागतं. कॅबेट, हां,
कैवेट वेंडिटर लेट द सेलर बी अवेयर। तो सेलर यानी क्या है कि अ कंपनी सेलिंग अ डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स विदाउट डिस्क्लोजिंग इशू मे बी sued अंडर द कैवेट वेंडिटर होल्डिंग द सेलर एक्शनेबल। मतलब क्या है कि कोई कंपनी है, अभी जैसे कि ये हेडफोन है, तो हेडफोन बनाने वाली कंपनी है, तो उसने उसका एक फैक्ट नहीं बताया कि सबको कुछ नहीं बताया कि यही नहीं बताया कि ये हेडफोन है, ये बस मतलब इनकी कोई वारंटी नहीं है, और फिर भी कंपनी ने उस और इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट है, मतलब इसमें बस हम सुन सकते हैं, बात करें तो वो सामने वाले को नहीं सुना मतलब वो सुन नहीं सकता, उसको सुनाई नहीं देगा। ये के काम के, तो इसमें ये डिफ़ॉल्ट है, और ये कंपनी ने जो सेलर है उसने अगर ये बताया ही नहीं, तो फिर उसको हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारा एक्ट वायलेट किया है उसने, क्योंकि उसने हमें अनअवेयर रखा है, किसने, सेलर ने। तो इसके लिए वो अकाउंटेबल होगा, कौन होगा, सेलर अकाउंटेबल होगा। तो वेंडिटर का क्या है, कैवेट वेंडिटर का लेट द सेलर बी अवेयर। सेलर ये नहीं बोल सकता अरे ये तो फैक्ट मुझे ही नहीं पता था, ये इशू होता है ये तो मुझे ही नहीं पता था, तो ये सेलर ये नहीं ये कर सकता, क्योंकि वो कंपनी वो चीज़ बना रही है। फिर बाद में आ रहा है सरशोरारी। सरशोरारी का मीनिंग है अ रिट। सरशोरारी एक रिट है, रिट यानी पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो अगर वो वायलेट हुए तो फिर हम रिट फाइल कर सकते हैं, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। तो उसमें से ही एक है सरशोरारी। तो सरशोरारी का मीनिंग क्या है, क्वॉश ऑर्डर पास्ड बाय द इंफीरियर कोर्ट। क्वॉश यानी क्या, खत्म करना। कौन सी, ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि कोर्ट के इसमें जो ऑर्डर आई होती है, किसके, इस पे, इंफीरियर कोर्ट के इससे, तो वो क्या कर देना, खत्म कर देना। जैसे कि अगर किसी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हो, कि कौन सा जजमेंट दिया हो, एग्जाम्पल लेते हैं कि हाई कोर्ट ने ये लिया, जजमेंट दिया कि कोई कोई लॉ है, ट्रैफिक का ये रूल है, ये जैसे कि ग्रीन सिग्नल है, तो वो ग्रीन सिग्नल अगर पूरा रास्ता खाली है, तो हम ग्रीन सिग्नल ये कर सकते हैं, मतलब फॉलो नहीं किया, रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल फॉलो नहीं किया तो भी चलेगा। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ये ऑर्डर क्वॉश करो, तो वो ऑर्डर क्वॉश होगी, मतलब इंफीरियर कोर्ट की ऑर्डर क्वॉश होती है। द सुप्रीम कोर्ट इज issued a certiorari to review and overturn unfair judgment। मतलब जो अनफेयर जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, मेड बाय द लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी, मेड बाय लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो क्वॉश कर सकता है। क्वॉश यानी क्या, खत्म कर सकता है। अब अभी कॉर्पस का मीनिंग देखते हैं हम। कॉर्पस यानी सिंपल मीनिंग है, कॉर्पस यानी बॉडी। बॉडी यानी क्या, ह्यूमन बॉडी। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इन हबीस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस भी एक ये है, हबीस कॉर्पस केस, द कोर्ट ordered the authorities to present the prisoner before the judge to ensure lawful detention। मतलब क्या है कि उनको हबीस कॉर्पस में क्या करना पड़ता है, अथॉरिटीज को, वो जो प्रिजनर है उसको जिसको उन्होंने ये किया है, डिटेन किया है, डिटेन यानी उनको जिसने उन्होंने अटक किया है, मतलब कस्टडी में लिया, उसको उनको जज के सामने ये करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हबीस कॉर्पस। फिर ये आता है कॉर्पस डेलिसिट, द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस constituting a crime and concrete evidence of a crime। इसका मीनिंग क्या है, कुछ ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जो ये करते हैं, जो क्राइम के एविडेंस बनते हैं कि हाँ ये इसके फैक्ट है, सर्कमस्टेंसेस है, और ये एविडेंस है किसके, उस क्राइम के, उसको बोलते हैं कॉर्पस डेलिसिट। अब इसका हम मीनिंग देखते हैं कि इन अ मर्डर ट्रायल
The prosecution presented by the victim's body as a corpus delicti to provide that the homicide had occurred. मतलब क्या है? एक मिनट, मैंने ईयरफोन डिस्कनेक्ट किए, तो अगर आपको आवाज नहीं आ रही है अभी तो बता देना मुझे। तो इसका मीनिंग ये है कि कॉर्पस डेलिसिटी का कि मर्डर मतलब कोई भी मर्डर हुआ हो, हाँ, और उसमें मतलब हमें देख रहा है कि उसमें हम जो बॉडी मतलब जिसकी बॉडी है, कॉर्पस है ना बॉडी, तो जिसकी बॉडी जो पड़ी हुई है तो उसके ऊपर से हमें दिख रहा है कि ये मर्डर नहीं था, ये क्या था, होमिसाइड था। होमिसाइड यानी क्या, मतलब पूरा मारते नहीं है उसमें, तो उसको होमिसाइड बोला जाता है। तो उसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पे मर्डर नहीं हुआ है, होमिसाइड ऑकर्ड हुआ है। तो ये कहाँ से हमें पता चला? कॉर्पस डेलिसिट से। और इसका मीनिंग क्या है? ऑफ द फैक्ट्स, मतलब वहाँ पे जो फैक्ट्स थे, सर्कमस्टेंसेस थे, तो उससे हमें ये पता चला है कि वहाँ पे मर्डर ना हुए होते, वहाँ पे हुआ है होमिसाइड। मर्डर और होमिसाइड का हम देखेंगे इसके लेक्चर में। सभी को सब कुछ सुनाई दे रहा है ना? वरना ऐसा ना हो कि मैं अकेले ही बोलती जा रही और बाद में पता चले कि समझ ही नहीं आया लोगों को। समझ रहा है क्या सबको? स्क्रीन गेली पुन्हा. नाही, मी स्क्रीन ऑफ केली आहे. ओके, हा येतं, ऐकायला येतं. ऐकायला येते ना? नीट क्लिअर ऐकायला येते ना? हो हो तर हो, रेकॉर्डिंग स्क्रीन होते, मग रेकॉर्डिंग क्लिअर नाही होणार, तर मग मला सांगा तसं. खूप फास्ट होत ऐकायला नाहीये येतंय, ना? ऐकायला व्यवस्थित येतंय. फास्ट होत नाहीये ना जास्त? हो, थोडं फास्ट होतंय. लॅटिन कन्सेप्ट आहेत ना, हां, थोडं कारण फास्ट थोड्या वाटतं. कन्सेप्ट हे आहेत. मग आपण काय करूया, आज 30 घेऊया आणि नंतरच्या लेक्चरमध्ये 20 घेऊया का? हो, चालेल, मग आता आपण 30 घेऊया, कंप्लीट करूया आणि मग परत एकदा स्लो रिकॅप करूया सगळ्या. येस येस, दॅट विल बी बेटर. म्हणजे सगळ्यांना इझी जाईल, कारण पुन्हा लक्षात नाही येणार तुम्हाला. असं होईल की मी सांगून देईन आणि तुम्ही विसरून जाल. तर आता आपण 30 कंप्लीट करूया किंवा 25 कंप्लीट करूया आणि परत एकदा रिकॅप घेऊया एक शॉर्ट. किंवा 25 आज आपण कंप्लीट करूया आणि परत मागे जाऊया आपण. नंतर आता पाहूया आपण डॅमनम सिने इंजुरिया. आता आपली ही तर फेमस है, म्हणजे डैमनम सिने इंजुरिया हमने 2 लेक्चर में 2 बार पढ़ी है। तो अभी मैं इसका ये नहीं दिखा रही एक्सप्लेनेशन, अभी आप सब लोग मुझे बताओ कि डैमनम सिने इंजुरिया क्या है। ये हमने 2 बार डैमनम सिने इंजुरिया, कोई बता सकता है क्या? श्रेयश, अबिदा, जिरोम सर, ऐसा मत करो क्योंकि डॅमेज इम्पॉर्टेंट झालेलं है। आहे, पण हाँ, डॅमेज झालेलं आहे, पण लिगल इंजुरी झालेली नाही. डॅमेज झाले पण लीगल इंजुरी नाही झाली. काही एक्झाम्पल देऊ शकता का तुम्ही? लाईक एका क्लासेसमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकाने दुसरा क्लास चालू केला हा. बाजूलाच. हम्म. पहिल्या क्लासेसचं नुकसान झालं, हा, पण त्यांनी दुसऱ्या क्लासेस ओपन करण्याचा लिगल राईट आहे. बरोबर. सो दॅट इज डॅमनस इंजुरी. एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. सो बाकीच्या स्टुडंटना पण हे जे लेक्चर झाले तर ते सगळ्या इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. लॉ काही वेगळा नाही, लॉ म्हणजे को रिलेटेड आहे, सगळ्या कन्सेप्ट एकमेकांना रिलेटेड आहेत. तर जे शिकवलं जाते ते एकदा नीट रिवाइज करा, त्याच्याशिवाय काय अर्थ नाहीये. तर आता एकदा मी परत सांगते की डॅमनम सिने इंजुरी. आता खूप नवीन स्टुडंट आहेत. डॅमनम म्हणजे काय? डॅमेजेस. डॅमेजेस म्हणजे काय? की नुकसान झालं समजा. सिने म्हणजे विदाऊट, आणि इंजुरी म्हणजे इंजुरिया म्हणजे इंजुरी. डॅमनम सिने इंजुरिया, डॅमेजेस विदाऊट इंजुरी. तर याच्यामध्ये सरांनी जसं एक्झाम्पल दिलं की समजा ए नावाचा फेमस क्लास आहे, त्याच्यामध्ये बी नावाचा शिक्षक टीचिंग करतो आणि टीचिंग करतो, तर मग बी नावाच्या शिक्षकाने त्या ए चे क्लासेस सोडून दिले, हा, आणि त्याने त्याच मॅम क्लासच्या समोर दुसरे मॅम फेमस क्लासेस चालू केले.
तर मग याच्यामध्ये त्याचा कोणता लीगल राईट व्हायोलेट होतोय का कोणता? त्याच्यामुळे काय झालं की जे बीचे जे क्लासेस होते समजा, सॉरी बीने समजा क्लासेस सुरू केले एच्या क्लासेसच्या समोर, तर त्यामुळे काय झालं की एचे जे स्टुडंट होते ए क्लासेसचे ते कुठे जायला लागले, बीच्या क्लासेसमध्ये जायला लागले. त्यामुळे एचं डॅमनम म्हणजे डॅमनम म्हणजे काय, एला डॅमेजेस झाले. पण बीचा राईट आहे ना की तो दुसरे क्लासेस खोलू शकतो. त्यामुळे इथे काय कोणतं प्रिन्सिपल यूज होतं, डॅमनम सिने इंजुरिया, की तुमचं नुकसान झालंय पण तुमचा कोणता लीगल राईट नाही व्हायोलेट झालाय, त्याला आपण बोलतो डॅमनम सिने इंजुरिया. मैम हिंदी में बोलो ना। ओके ओके मैम। मैम हिंदी में बोलो ना प्लीज। जी जी जी, डैमनम सिने इंजूरिया में फिर से हिंदी में बता देती हूँ। डैमनम यानी डैमेजेस, सिने यानी विदाउट, एंड इंजुरी यानी इंजुरिया यानी इंजुरी। मतलब इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे लीगल कि इंजरी। ए की एक फेमस बेकरी है और उसमें एक बेकर काम करता है कि वो जो केक बनाने का काम करता है। तो समझिए कि उस ए ने उस बेकरी में, मतलब उस ए के बेकरी में वो बी वाला बेकर काम करता था ए की बेकरी में, पर उनका कुछ ये हुआ, डिस्प्यूट हुआ दोनों का, और बी जो होता है तो वो ए की जॉब छोड़ देता है। अभी तक मैम समझ आ रहा है क्या आपको? यस मैम, यस मैम। जी, तो मैं आपको पूछ रही हूँ सवाल, तो आप बस ध्यान दीजिए कि समझिए कि वो बी है, तो वो बी और ए का कुछ झगड़ा हो जाता है, इसलिए जो बी उसके शॉप में काम कर रहा होता है, उस बेकरी में काम कर रहा होता है, तो वो जॉब छोड़ देता है और वो क्या करता है कि बराबर उस गुस्से में आके वो बराबर ए के सामने दूसरी बेकरी खोल देता है। तो इस वजह से क्या होता है, और वो एकदम सस्ते में उसके प्रोडक्ट बेचता है। मतलब समझिए कि एक केक है वो ए की बेकरी में 5 रुपए में मिल रहा है, तो वो 3 रुपए में बेच रहा है। तो इस वजह से ए के जो ग्राहक होते हैं वो जाते हैं बी के बेकरी में। तो इसमें कोई ये हुआ है क्या, इसमें बी बी कोई गुनाह कर रहा है क्या, क्या लगता है आपको? आपको या फिर किसी को भी? कोई आंसर कर सकता है क्या इस क्वेश्चन का? मैडम नया दुकान खोलना ठीक है, लेकिन वो बहुत कम कीमत में कोई बेच सकता है क्या, वो मेरा डाउट है। मतलब अगर वो उसका ये है ना, हम किसी दुकानदार को मतलब सू कर सकते हैं क्या कि आप ये जो प्रोडक्ट है अपना वो कम में क्यों बेच रहे हो? जैसे कि अगर हमने क्लासेस खोले तो अगर हम फीस कम ले रहे तो ये हमारी चॉइस है ना। हम्म। तो ये ऐसे लेकिन फैक्ट जैसा आपको हाँ। जैसे एमआरपी रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वैसा मिनिमम रिटेल प्राइस ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं नहीं, वो प्राइस उसके प्रोडक्ट की, वो अपना कॉस्ट देखिए कि अगर एक केक को बनाने में 2 रुपए आ रहे हैं, मतलब उसको हम्म। क्या बोलते हैं, उस केक को बनाने के खर्च। लिए 2 रुपए लग रहा है कॉस्ट, इसलिए वो बेच रहा है 3 रुपए में, कि उसको कितना रुपए मिलेगा, 1 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। सेम ए बेकरी वाला क्या कर रहा है, उसको 2 रुपए कॉस्ट आ रहा है लेकिन वो बेच रहा है कितने रुपीज में, 5 रुपीज में, तो अच्छा। उसको कितना प्रॉफिट आ रहा है, 3 रुपया। तो इज इट अलाउड, मतलब ऐसा बहुत हाँ कम अलाउड है ना, सेलिंग प्राइस? मतलब बहुत बार, जैसे कि आप अब हम ये कैसा देख सकते हैं कि जियो जब मार्केट में आया तो आपको पता होगा कि जियो ने फर्स्ट 6 मंथ का जो रिचार्ज ओ, होता है वो फ्री दे दिया था सबको। प्राइस ड्रॉप करते हैं बाद में मोनोपोली करते हैं। हाँ, बाद में मोनोपोली करते हैं, तो वो मतलब अलाउ है। प्राइस ड्रॉप किया, बाकी सब टेलीकॉम कंपनी बंद की है, अभी मोनोपोली कर रहे हैं। हाँ, तो अभी मोनोपोली, तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं मार्केट में 2 ही कंपनीज की मोनोपोली है, एक जियो, दूसरा अपना एयरटेल। तो फिर वही है, तो वो उसका राइट है, पर हाँ, पर इसमें भी फैक्ट चेंज कर दिए हमने। क्या किया, बी ने क्या किया कि बी ने बेकरी खोली और वो एक ही बेकरी की बुराई करने लगा कि नहीं नहीं इसकी बेकरी खराब है, आप मेरे इसमें लो, प्रोडक्ट लो। तो इसमें बी लाइबल होगा, इसमें क्या दैट होगा? इज डिफेमेशन। दैट इज डिफेमेशन। हाँ, तो इसमें डिफेमेशन होगा, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा? डैमनम सिने इंजुरिया एक हमने देखा, और सिने डैमनम इंजुरिया सिने डैमनम, मतलब लीगल इंजुरी है लेकिन डैमेजेस नहीं है। तो फैक्ट आपको सबको एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। तो फैक्ट के ऊपर में बाद में आता है अपना डी फैक्टो।
डी फैक्टो का मीनिंग क्या है? इनफैक्ट, यानी सिंपल। डी फैक्टो यानी इनफैक्ट। Though the leader had no official title, he was the de facto ruler of the country, मेकिंग ऑल मेजर डिसीजन। मतलब क्या है कि अगर किसी, मतलब कोई एक लीडर है, उसको कोई ऐसा ऑफिशियल टाइटल नहीं है उसके पास, लेकिन ये फैक्ट है कि वो कंट्री को रूल करेगा और कंट्री के मतलब जो मेजर डिसीजन है वो लेगा। तो इसमें प्रिंसिपल कौन सा यूज हुआ है? डी फैक्टो। सिंपल मीनिंग है इनफैक्ट। इसमें बाद में आता है डी जूरे। डी जूरे का मीनिंग है बाय लॉ। डी जूरे सिंपल मीनिंग बाय लॉ। इसका एग्जांपल क्या है कि द किंग वाज डी जूरे द हेड ऑफ द स्टेट। मतलब क्या है, जो किंग है वो बाय लॉ एक स्टेट का हेड है, बट इन रियलिटी द प्राइम मिनिस्टर गवर्न द कंट्री। पर बट रियलिटी अलग है। उस कंट्री को कौन गवर्न करता है? प्राइम मिनिस्टर। बाय लॉ किंग कौन है? हेड है। तो इसमें रियलिटी में हम ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कौन सा? इनफैक्ट, डी फैक्टो। द रियलिटी द प्राइम मिनिस्टर गवर्न द स्टेट। तो डी जूरे का मीनिंग है बाय लॉ, डी फैक्टो का मीनिंग है इनफैक्ट। फिर बाद में हम अभी ये लास्ट देखते हैं, डी मिनिमस मिनिमिस। बाद में हम बाकी का दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो डी मिनिमिस का अर्थ है, मीनिंग है अबाउट मिनिमल थिंग्स। डी मिनिमिस यानी मिनिमल थिंग्स। मतलब क्या है कि द कोर्ट डिसमिस द केसेस स्टेटिंग दैट द फाइनेंशियल लॉस वाज टू स्मॉल टू वारंट अ लीगल एक्शन अंडर द डी मिनिमिस रूल। मतलब क्या है कि मैं अगर कल कोर्ट में चली जाऊँ कि उसने 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 मेरे मतलब मैंने कुछ खाने के चिप्स का एक खरीद लिया था। समझो मैंने कि एक चिप्स का पैकेट खरीद लिया और मैंने वो मेरे बैग में रखा, और मेरी दोस्त आई और उसने वो चिप्स का पैकेट लिया, उसको मतलब उसको फोड़ा और वो उसने सारे खत्म कर दिए। तो इसके लिए मैं अगर उसके ऊपर एक्शन करने चली गई कोर्ट में कि मेरा तो फाइनेंशियल लॉस हुआ, मैंने 5 रुपए के चिप्स खरीदे थे, पर कोर्ट फिर उसको क्या कर देगी? उस केस को डिसमिस कर देगी। और कौन सा प्रिंसिपल यूज करेगी उसके लिए? डी मिनिमिस, कि ये बहुत मिनिमल थिंग है और कोर्ट का टाइम बहुत प्रीशियस है। तो ऐसे मिनिमिस थिंग के ऊपर कोर्ट अपना वक्त जाया नहीं करता। समझ आया? तो कोर्ट क्या करेगी? वो केस डिसमिस करेगी कि इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक तो एक छोटा सा ही है। तो वहाँ पे छोटे से जो इश्यूज होते हैं या फिर फाइनेंशियल लॉस होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, 100 रुपए के हो गए, 5 रुपए के, 10 रुपए के, तो वो डी मिनिमिस रूल के अंडर खत्म किए जाते हैं। तो ये हमारे 25 तो हमने देखे, बाकी के 25 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब बस हम एक स्मॉल रिकैप ले लेते हैं। तो अभी मैं आपको पूछती हूँ कि कोई अब इनिशियो बताएगा क्या? कि क्या कुछ याद आ रहा है क्या? अब इनिशियो बोला तो थोड़ा सा कुछ। जो नोट्स निकाला है वो देख के बोलेंगे। हाँ, मतलब नोट्स निकाल के बोलिए, पर बताइए कि अब इनिशियो कुछ समझ आया क्या? अब इनिशियो यानी क्या? अब इनिशियो मींस फ्रॉम द बिगिनिंग। राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग यानी या कुछ भी हो उसके स्टार्टिंग से। फ्रॉम द बिगिनिंग यानी अब इनिशियो। आप क्या करो बताइए सब लोग, वो जो लीगल ये दिए लैटिन वर्ड, वो लैटिन वर्ड से ही इंग्लिश वर्ड डिराइव हुए। तो आपको बस वो ध्यान से देखने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं, तो फिर आपको वो इजीली समझ आएगा। अब तो ये तो हुआ अब इनिशियो का। फिर बाद में हम बाकी के देखते पूछते फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ये एक्शनेबल पर से, द एक्ट पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेजेस इज रिक्वायर्ड। यानी क्या? कि जिसके फैक्ट हमारे सामने है, जो हमें से सीधे आंखों से दिख रहा है,
तो ऐसे फैक्ट और ऐसे केसेस के लिए कोई भी प्रूफ रिक्वायर नहीं होता, उसको बोलते हैं एक्शनेबल पर से। एक्टियो पर्सोनालिस मॉरिटर कम पर्सोना, अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विदाउट द पर्सन। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनल राइट होता है, जो बस उस इंडिविजुअल के अराउंड ही है, तो वो अगर व्यक्ति मर जाए तो उसके साथ उसका वो एक्ट भी मतलब उसका जो वो राइट है वो भी खत्म हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कि एक्टियो पर्सोनालिस मॉरिटर कम पर्सोना। एक्टोरी इनक्यूबिट ऑनस प्रोबैंडी, यानी क्या कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर होगा? प्लेंटिफ के ऊपर। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है और किसी ने बोला कि मेरे राइट्स ब्रीच हुए, वॉयलेट हुए, तो वो किसको प्रूव करना पड़ेगा? जिसने बोला है उसको वो प्रूव करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं कि एक्टिरो इनक्यूबिट ऑनस प्रोबैंडी ऑन दी प्लेंटिफ। एक्टस रेसस नॉन फैसिट्रेनम नेंसी मेंस सेट रिया, मतलब क्या है कि कोई भी क्राइम हो तो उसमें मेंस रिया इंपॉर्टेंट है। मेंस रिया यानी क्या? उसका वैसा इंटेंशन होना चाहिए, मतलब उसका मैलिशियस इंटेंशन होना चाहिए, बुरा इंटेंशन होना चाहिए, सच में उस सामने वाले व्यक्ति को वो हार्म करे या उसको कुछ इंजुरी पहुंचाए, ऐसा अगर उसका इंटेंशन हुआ, तो ही उसको हम क्रिमिनल एक्ट बोल सकते हैं। फिर बाद में हमने क्या बोला था कि एडॉक। एडॉक यानी क्या? अगर किसी पर्टिकुलर केस के लिए वो कमिटी हो या फिर वो जज हो, वो अपॉइंट किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे एडहॉक। अलीबी यानी क्या? कि अनदर प्लेस। सिंपल, जो हमारा डिफेंडेंट था वो अलीबी था। अलीबी यानी क्या था? कि वो क्राइम सीन पे था ही नहीं, वो किसी दूसरे जगह पे था, उसको बोलेंगे हम अलीबी। एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे क्या बताया था मैंने? कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट। जैसे कि सारी चीज़ों का ध्यान एक जज को नहीं होता या फिर किसी भी इसको नहीं होता, तो वो क्या करता है कि जिसको नॉलेज है उस बात का, तो फिर वो कोई प्रोफेसर हो सकता है उसमें एक्सपर्ट उस फील्ड में, या फिर कोई एनजीओ हो सकता है, या फिर कोई दूसरा जज या कुछ कोई लॉयर हो सकता है, उसको वो कोर्ट एज अ फ्रेंड अपॉइंट कर देता है। फिर क्या आता है? एंटीलेटम मॉटम, बिफोर अ सूट कंट्रोवर्सी अराइज, यानी क्या कि कोई भी कंट्रोवर्सी या फिर सूट हो उसके अराइज होने से पहले जो भी फैक्ट है उसको बोलते हैं एंटीलेटम मॉटम। एसेंशियोमेंटम, द मीटिंग ऑफ माइंड्स म्यूचुअल एसेंट, मतलब क्या है? एसेंशियोमेंटम यानी क्या कि म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, आप कुछ भी करो, तो जो दो पार्टीज होंगी उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होंगी, तो उन दोनों का म्यूचुअल कंसेंट हो, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें किसी का भी कंसेंट फ्रॉडली ये नहीं किया जाए, मतलब लिया नहीं जाना चाहिए। बाद में आता है ऑडी अल्ट्रम पैटर्न, मतलब क्या है कि नो मैन शाल बी कंडेम्ड अनहियर्ड। मतलब अगर आपको किसी ने ये किया है, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो, अगर कोर्ट ने उसको डिटेन किया है, तो फिर उसको उसका डिफेंस प्रूफ, मतलब उसको डिफेंस देने का ये है, चांस मिलना चाहिए उसको। हियर मतलब उसको सुनना चाहिए कोर्ट ने, वो उसका राइट है। आप किसी को बिना सुने जेल में नहीं डाल सकते या सजा नहीं सुना सकते। बोना बोनाफिडे यानी क्या? गुड फेथ, मतलब अच्छे इंटेंशन से किया हुआ काम, उसको बोलते हैं बोनाफिडे। अच्छे इंटेंशन से जो काम किए जाते हैं उसमें वो ये नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसमें, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं किया जा सकता, सजा नहीं दी जा सकती। फिर फिर हमने क्या देखा कि बोना वैकेटिया वैकेंटिया, गुड्स विदाउट ओनर, मतलब जिन चीज़ों का कोई मालिक नहीं है, लावारिस चीज़ें, उनको हम बोलते हैं बोना वैकेंटिया। वैकेंटिया का मीनिंग आप अपने आप से ले लो। वैकेंटिया हम कब यूज़ करते हैं कि वैकेंट, वैकेंट यानी खाली। तो सेम बोना वैकेंटिया यानी क्या? जिनका कोई मालिक नहीं है, उसको हम बोलेंगे गुड्स विदाउट ओनर। और ऐसी चीज़ें कौन गवर्न करता है? फिर वो चीज़ें जाती है गवर्नमेंट की तरफ।
तो ये हुआ अपना बोना वैकेंटिया। फिर बाद में हम जाते हैं बोनी जुडिसिस ईस्ट एम्प्लियर jurisdictionium. It is part of a good judge to enlarge their jurisdiction. मतलब क्या है कि वो जज अपने अपने जो उसकी जो मेमोरी मतलब उसका जो राइट है या फिर उसको वो जो ये लगता है सही लगती है चीजें उसके हिसाब से वो अपना जुरिस्डिक्शन इनलार्ज कर सकता है, मतलब अपना जुरिस्डिक्शन ले सकता है। तो बोना जुडिसिस ईस्ट एम्प्लेयर जुरिस्डिक्शनम, इसका ये मीनिंग है। फिर ये कैवेट के तो अभी हमने बहुत कुछ देखे थे। अभी मैं आपको सवाल पूछूंगी, आपको बताना है कि कैवेट यानी क्या। बी अवेयर, मतलब उसको वो फैक्ट और उसको वो चीज पता होनी चाहिए। तो अभी हमने कैवेट में बहुत से टर्म्स देखे थे। शॉर्टली अभी कोई बता सकता है क्या मुझे कि क्या क्या बताया था कैवेट में मैंने, कौन से कैवेट बताए थे? ये तो 6 लोग ही है, बाकी तो लेफ्ट हो गए। देखिए हमने क्या क्या देखा था। कैवेट इम्पोर्टर देखा था, कैवेट ये देखा था, कैवेट इम्पोर्टर, कैवेट सेलर का मतलब कुछ तो एक सेलर के लिए वर्ड था, एक बाय। कैवेट एक्टर, कैवेट एम्टर, हाँ, कैवेट वेंडिटर। राइट। तो वो शॉर्ट में अभी हम फास्ट देखते हैं कि कैवेट एक्टर यानी क्या। एक्टर यानी डूअर, लेट द डूअर बी अवेयर, मतलब जो वो काम कर रहा है उसको वो पता होना चाहिए। फिर इम्पोर्टर यानी क्या। कैवेट इम्पोर्टर यानी बायर, इम्पोर्टर का मीनिंग है सिंपल मीनिंग बायर, लेट द बायर बी अवेयर। फिर क्या है कैवेट वेंडिटर, वेंडिटर यानी कौन, सेलर, सेलर का क्या है, लेट द सेलर बी अवेयर। फिर बाद में क्या है सरशोरारी, सरशोरारी क्या है, एक रिट है। तो उसका मीनिंग क्या है, कॉज द ऑर्डर पास बाय इंफीरियर कोर्ट, मतलब जो इंफीरियर कोर्ट यानी क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं तो वो कॉश किए जाते हैं। मतलब अगर लगा कि ये जजमेंट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है तो ये सही नहीं है जजमेंट, तो फिर हाई कोर्ट या फिर उसके ऊपर जो सुपीरियर कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, तो वो जजमेंट कैंसिल कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि कॉर्पस, कॉर्पस यानी मीनिंग क्या है, सिंपल बॉडी, बॉडी यानी कॉर्पस यानी ह्यूमन बॉडी, हबीज कॉर्पस। मतलब अगर किसी को समझे कि किसी की ये, मुझे अगर किसी ने जेल में डाल दिया, पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया, तो उनको हबीज कॉर्पस है, मेरा राइट है कि उस मुझे एक जज के सामने प्रेजेंट करना होगा। बॉडी यानी मैं, मुझे एक जज के सामने प्रेजेंट करना होगा कि इसको हमने जेल में डाला है और ये इंसान है। फिर क्या है कॉर्पस डेलिसिटी, तो कॉर्पस डेलिसिटी का मीनिंग क्या है, द फैक्ट एंड द सर्कमस्टेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ क्राइम एंड कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ अ क्राइम, उसको बोलते हैं कॉर्पस डेलिसिटी। यानी उस वो जो क्राइम हुआ उसके जो फैक्ट्स है और सर्कमस्टेंसेस है और जिससे वो प्रूफ होता है कि वो एविडेंस है कि ये फैक्ट है कि ए नाम के व्यक्ति ने अपने हाथ में चाकू लिया और बी नाम के व्यक्ति को वो चाकू मार दिया, इस वजह से बी व्यक्ति मर गया। तो ये क्या हुआ, ये सर्कमस्टेंसेस है फैक्ट कि उसके हाथ में चाकू था, उसने चाकू मारा इसलिए वो मर गया। तो इस सबको क्या बोलेंगे, कॉर्पस डेलिसिटी। फिर बाद में क्या है डैमनम सिने इंजूरिया, डैमेजेस विदाउट इंजूरी, मतलब उसको इंजूरी हुई है लेकिन कोई मतलब डैमेजेस हुए लेकिन लीगल इंजरी नहीं हुई, तो उसको बोलते हैं सिने सिने डैमनम सिने इंजूरिया। जैसे कि अभी हमने वो जो एग्जांपल लिए थे दो, बेकरी वाला, स्कूल वाला या फिर क्लासेस वाला, तो वो आते हैं उसमें आते हैं। डी फैक्टो का सिंपल मीनिंग है इन फैक्ट, डी फैक्टो यानी इन फैक्ट। फिर बाद में डी जूरे, डी जूरे का सिंपल मीनिंग है बाय लॉ, बाय लॉ यानी क्या कि वो है, अकॉर्डिंग टू लॉ वो है, कि किंग किंग वॉज डी जूरे द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब क्या बाय लॉ एक किंग है वो उस स्टेट का हेड होगा, तो उसको बोलेंगे डी जूरे। फिर लास्ट हमने देखा था डी मिनिमस, मिनिमिस यानी क्या अबाउट मिनिमल थिंग्स, मतलब जो छोटी छोटी
बातें होती है या फिर जिसमें छोटे फाइनेंशियल लॉस होते हैं, ऐसी केसेस उसको डी मिनिमस प्रिंसिपल के अंडर वो केसेस क्या कर दी जाएंगी, डिसमिस कर दी जाएंगी। तो ये है अपना लास्ट डी मिनिमिस। एक हमने फास्ट रिकैप लिया है। अब आप सबके पास पीडीएफ तो है, सामने ये भी है। अब मुझे आप बता सकते हो कि कोई आपको समझ नहीं आया क्या? क्या बोलते हैं, अगर कोई आपको, अभी हमने जो 25 मैगजीन पढ़ाई, तो उसमें अगर कोई आपको नहीं समझ आई तो बता दीजिए, मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप अपनी पीडीएफ ओपन करो और बता दो मुझे। सानिका, समज लगा? काही कन्फ्युजन म्हणजे कोणती? आता तू फर्स्ट टाइम लीगल लँग्वेज ऐकली आहे, कारण आधीच्या लोकांचे झालेत क्लासेस, तर त्यांच्यासाठी आधी म्हणजे कानावरून गेलेत शब्द, सो त्यांना इझी जाईल. सो एकदा काय कर की ती पीडीएफ वाच रिटर्न, आणि त्यातूनच जर जर नाही काही कळलं तर मग मला सांगशील, मी तुला ते एक्सप्लेन करेन नंतर परत. ठीक है। बाकी अबिदा मैम, आपको सब कुछ समझ आया? यस मैम। ओके, अगर कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ग्रुप पे डाल दीजिए या फिर मुझे पर्सनली पूछ लीजिए। ओके मैम। आपको समझ आया क्या? Yes, ma'am. Everything is clear. क्या बोला आपने? Everything is clear. सब समझ में आया मैम. समझ में आया ना? अगर कुछ नहीं आया मॅडम ते 9th मॅक्झिम आहे ना, अँटीलिटिम मोटम, त्याविषयी जर बोला म्हणा. एक मिनिट हा सर, एक मिनिट. ते कोणतं बोललात तुम्ही? अँटीलिटिम मोटम, बिफोर अ सूट और कंट्रोवर्सी अराइजेस. सो कितने नंबर पे था वो? उसका नंबर 9 नंबर पे ना? एक मिनिट हा. एंटीलेटम मॉटम, बिफोर अ सूट और कंट्रोवर्सी अराइज. बिफोर यानी क्या? मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई भी केस हो, वो अराइज मतलब क्या, वो होने से पहले. तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे हमने कि अ कंपनी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस पॉलिसीज. मतलब क्या किया है कि उस कंपनी ने एकदम स्ट्रिक्ट वर्क पॉलिसीज ये की है, क्या किए, इम्प्लीमेंट किए. तो उसको क्या बोला है हमने? एंटीलेटम. और वो उसने क्यों की है? टू अवॉइड पोटेंशियल लॉ सूट्स. मतलब ऐसे लॉ सूट्स ये हो, अवॉइड हो. कौन से? रिलेटेड टू एम्प्लॉयज डिस्क्रिमिनेशन. मतलब ऐसे कुछ लॉ सूट्स आए ही ना कि कोई एम्प्लॉय बोले ही ना कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्योंकि कंपनी की ऐसी पॉलिसीज है, वर्क प्लेस पॉलिसी, स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस पॉलिसीज है, और उसने वो पहले से ही ये किए, इम्प्लीमेंट किए. कि उसने बोला है, कंपनी ने क्या बोला है कि आप सबके लिए रूल है कि आप सब सुबह 9 बजे आओगे और शाम को 5 बजे जाओगे. तो वो उसने कब से किया है कि कोई भी कंट्रोवर्सी ये हो या फिर कोई सूट निकले, उसके पहले से उसने वो इम्प्लीमेंट किया है. समझ आया क्या सर? या रिगार्डिंग harassment of workers, that means क्या क्या बोला आपने? potential to avoid potential lawsuit regarding हाँ, harassment of मतलब workers. राइट कि वो लॉ सूट आए ही ना. जैसे कि एक मतलब वुमेन्स के लिए कमिटी ये की जाती है, फॉर्म की जाती है, क्योंकि उनका कुछ मतलब उनके साथ कुछ हैरेसमेंट ना हो वर्क प्लेस के ऊपर, इसीलिए वो कमिटी होती है कि वो वुमन उस कमिटी को जाके ये कर सकती है. तो वो कमिटी क्यों ये की जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है कि उसके साथ हैरेसमेंट ना हो. तो उसको क्या बोलते हैं कि एंटीलेटम मॉटम, मतलब बिफोर अ सूट और कंट्रोवर्सी अराइज. मतलब क्या है कि कमिटी क्यों स्थापन की, उसके साथ ना हो. अगर उसके बाद उसके साथ हुआ और फिर बाद में कमिटी इस्टेब्लिश हुई तो वो अलग होगा. ओके. आई होप समझ आया हो आपको भी और बाकी सब लोगों को. और वो जो बॉनी जुडिशियस एस्ट उसका एम्प्लॉयर नंबर जुडिस मुझे 14 का. बॉनी It is part of a जुडिसिस good इज. judge to enlarge the jurisdiction. Means what? हाँ, तो सर ये क्या है कि वो जज का ये होता है, मतलब समझे कि मैं जज हूँ,
हाँ, और मैं लिबरली डिसीजन ले रही हूँ कि किसी कोई व्यक्ति है उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मतलब वो मुझे लग रहा है कि समझे कि किसी को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है कि वो फैक्ट दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, इसलिए वो जज ये ले रहा है। क्या ले रहा है? अपना जुरिस्डिक्शन इनलार्ज कर रहा है। इनलार्ज यानी क्या? बढ़ा रहा है। extend the legal protection to digital privacy showing that the principal bona, मतलब क्या? in a landmark ruling the judge extend legal protection, मतलब क्या? वो जज होता है, वो अपना जो राइट है या फिर अपना जो डिसीजन है, जुरिस्डिक्शन है, वो एनलार्ज कर सकता है। समझ आया आपको? एनलार्ज यानी बढ़ा सकता है अपना जुरिस्डिक्शन। एक्झाम्पल एक्सप्लेन करा ना ते इन द लँडमार्क ते एक्झाम्पल दिले ते जरा एक्सप्लेन कर ना. याच्यामध्ये काय आहे माहिती आहे का सर, की जज एक्सटेंड लीगल प्रोटेक्शन टू डिजिटल प्राइवेसी शोइंग द प्रिंसिपल, मतलब क्या है कि उन्होंने ये किया, एक्सटेंड किया है लीगल प्रोटेक्शन। एक्सटेंड यानी बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है? लीगल प्रोटेक्शन। किसके लिए? डिजिटल प्राइवेसी के लिए। मतलब समझे कि पहले जो उसका प्रोटेक्शन था तो वो समझे कि थोड़ा लिमिटेड था, पर जज को क्या लगा कि वो जो डिजिटल प्राइवेसी का ये है प्रोटेक्शन है, जो लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए डिजिटल प्राइवेसी के लिए, तो वो उसको लग रहा है कि उस वक्त की नहीं, ये जो हमने पहले से जो दिया हुआ है वो कम है। तो वो क्या कर सकता है? एम्प्लियर कर सकता है। एम्प्लियर यानी क्या कर सकता है? एनलार्ज कर सकता है। एनलार्ज यानी बढ़ा सकता है। समझ आया आपको? ठीक है ठीक है. वो थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है समझने में, डिफिकल्ट आएगा, पर आप बस वर्ड देखिए कि एम्प्लायर, और फिर बाद में कौन सा वर्ड था वहां पे? जुरिस्डिक्शनम। तो और कुछ कोई समझ नहीं आ रहा हो तो बताइए आप। लॅटिन शब्द पायहाट करणं गरजेचं आहे का? नाही बाय हार्ट करणं गरजेचं नाहीये, तुम्ही फक्त एकदा बघा। मतलब वो आपको ऐसे कुछ वर्ड बाय वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस देखो और उसका मीनिंग बस ये, जैसे कि प्रोबेंडी, प्रोबेंडी यानी क्या? प्लेंटिव। तो वो बस याद रखो, कुछ मेन वर्ड याद रखो, बाकी बाय हार्ट नहीं। बस आपको कैसे कि आप अब पढ़ोगे ना तो आपको ये फायदा होगा कि जब एग्जाम में अगर कुछ आए तो आपने वो पढ़ा होगा, आपको वो जस्ट अपने आप से रिकॉल हो जाएगा। ओके. तो बस यही है। बाकी अगर कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो बताइए, वरना हम रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर देते हैं। शेयरिंग